Now we are to discuss about the reaction involving cleavage of OH bond. Cleavage of OH bond. Reaction with metals. As we know that the alcohol is a acidic property. Alcohol has acidic property in ROH group. Here the oxygen will take bonded electron of hydrogen and hydrogen will replace as a H plus, and here is the sodium. Sodium donates its electron and react as a Na plus, sodium cation, and sodium will replace the hydrogen, so it will make sodium alkoxide, 2RONA. Here 2RONA, that is a sodium alkoxide. And it produces hydrogen. Hydrogen gas have a pop-up sound. Hydrogen gas have a pop-up sound like this, because the metal are alkali natures. मेटल होते हैं वो एल्कली नेचर के होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, और एल्कोहल होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। इसका मतलब ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और सोडियम बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहां रिप्लेसमेंट करेगा H प्लस की। इसी प्रकार यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आप लोग देख रहे हैं, एक कार्बन के साथ में 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है। ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है। ये सेंटर वाला कार्बन, ये सेंटर वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। इसके साथ में ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन जब एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं, एल्यूमिनियम भी क्या है, एक मेटल है। मेटल होगा तो बेसिक होगा, और अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। जब अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी का और एल्यूमिनियम बेसिक प्रॉपर्टी के हैं तो ये साल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो कभी भी कोई भी मेटल अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस को पास आउट करती है। इसी प्रकार अगर हम फिनोल की बात करते हैं, ये हमारा फिनोल है, ये फिनोल है। अगर इस फिनोल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये भी क्या करेगा, फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी अल्कोहल से ज़्यादा होती है। इसका मीन्स है कि यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेस होगा और इसकी रिप्लेसमेंट सोडियम के द्वारा होगी। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा। ये हमारा सोडियम फिनोक्साइड है। इसमें O पर नेगेटिव चार्ज होता है और Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार यदि Na की जगह यदि हम NaOH ले लेते हैं, Na की जगह यदि हम NaOH ले लेते हैं तो भी ये सोडियम फिनोक्साइड ही बनाएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन दोनों आपस में मिल करके वाटर के मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे और वाटर को बाहर निकाल देंगे। अब हम बात करते हैं कि ऊपर वाली रिएक्शन में द अबव रिएक्शन शो that the alcohol and phenol are acidic in nature. In fact, alcohol and phenol are Bronsted acid. Bronsted acid क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड में कॉन्जुगेट बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है और कॉन्जुगेट एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होगा। यहाँ आप देखोगे बेस किसको माना गया, बेस को माना गया है एक मेटल को। बेस किसको माना गया है, यहाँ पर अभी अपनों ने पीछे मेटल की बात की थी। यहाँ आप देख सकते हो ये है, जिसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है वो बेस होता है। जिसके पास में इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा वो बेस के रूप में या न्यूक्लियोफाइल के रूप में होगा। तो वो जब इस एसिड पर ROH पर अटैक करेगा तो वो इसके हाइड्रोजन को बेस के द्वारा
रिप्लेस करा देगा। मतलब बेस है वो इसके हाइड्रोजन को ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और वो बनाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड BH। और जो बचा हुआ एसिड का जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें से हाइड्रोजन निकला है, तो बचा कौन? RO। यहां आप देख सकते हो ये RO, ये ROH का कॉन्जुगेट बेस बनेगा। जो हाइड्रोजन देता है वो एसिड होता है, जो हाइड्रोजन लेता है वो बेस होता है। ये ब्रोंस्टेड लोरी की हाइपोथेसिस है। ब्रोंस्टेड कहता है कि जिसके साथ में हाइड्रोजन ऐड होगा वो एसिड बनाएगा, वो उसका बेस का क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड होगा। और जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगा वो एसिड होगा, और बचा हुआ हिस्सा जिसका हाइड्रोजन निकलने के बाद बचा हुआ हिस्सा वो क्या होगा? वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। जैसे यहां आप देख सकते हो कि B है, ये किस में चेंज हो रहा है? B चेंज हो रहा है BH में। इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन जुड़ गया है तो इसका मतलब यहाँ ये बेस के रूप में था, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसने वापिस इसमें कन्वर्ट होना है, अब ध्यान से देखोगे, अगर इसने वापिस इसमें कन्वर्ट होना है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जो हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, जो हाइड्रोजन को डोनेट करता है वो एसिड होता है, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अब ROH में से RO है वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है। और बाहर निकालने के लिए बाद में जो बचेगा वो इतना हिस्सा बचेगा, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो एसिड हाइड्रोजन देने के बाद जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। अब देखोगे आप सेकंड, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। हमने ये पढ़ लिया कि अल्कोहल होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एसिडिटी कितनी होगी और क्यों होगी? क्यों होगी? ये माना जाता है कि द एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। अब ये पोलर नेचर क्या है भाई? पोलर नेचर को समझने के लिए आप यहां ध्यान से देखोगे। मान लो मेरे पास में ये एल्कोहल है, ये 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 मेरे पास 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 में अल्कोहल है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और O पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड है बीच का बॉन्ड, ये क्या हो जाता है? पोलर हो जाएगा। तो इस पोलर नेचर के कारण ही इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, और ये आसानी से इसको रिमूव कर देगा, बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन को आसानी से क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, आपने इंडक्टिव इफेक्ट 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑन ऑक्सीजन, टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। अब ध्यान से इसको समझो, इस लाइन को। इसके लिए एक स्लाइड इंसर्ट करनी पड़ेगी हमें। अब यहां पर आप समझिए इसको कि ये मेरे पास में कोई एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। R की जगह मैं ये लिख दूं अगर CH3OH,
होगा क्या? ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है? ऑक्सीजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो ये अपने से कार्बन, साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, हाइड्रोजन से भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होने से सबसे पहला जो इसके बीच में कमजोर बॉन्ड है वो कौन सा होगा? इसके पास में जो कमजोर बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बने हुए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर शिफ्ट करेगा, जिससे इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये सेंटर बन जाएगा, ऑक्सीजन सेंटर बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, और हाइड्रोजन बन जाएगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये CH3 ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट करेगा? O की तरफ शिफ्ट करेगा। अब मान लो मेरे पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल है CH3 CH3 COH, मान लो ये। तो CH3 है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये कहाँ शिफ्ट, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियल क्या होगा? पॉजिटिव, इस पे भी क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दो मिथाइल ग्रुप है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां बढ़ गई तो इसको, हाइड्रोजन को तोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन तो यहां से मिल रहे हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो अब इसको बॉन्ड की तोड़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, इसलिए CH3OH की अपेक्षा CH3COH, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का बॉन्ड, OH बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 ग्रुप ज्यादा नहीं बढ़ाता। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें ऑक्सीजन पर दो मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा। जो जितना ज्यादा जिस पे चार्ज होता है वो उतना अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होगा तो वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। तो यहां पर CH3OH 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो मोर एसिडिक होगा, जबकि 2 डिग्री कम एसिडिक होगा। ठीक है? अब यहां देखो, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई वो यहां पर आप देख सकते हो। दिस डिक्रीज, पोलैरिटी जितना ज्यादा होगी OH बॉन्ड की, दिस डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ, एसिड की स्ट्रेंथ को घटा देगी। क्यों? फॉर दिस रीजन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये देखो हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है जिसको प्राइमरी लिखा हुआ है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये हमारा टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी क्यों कहा है? क्योंकि ये जो कार्बन जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको टर्शरी कहा है। और ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सेकेंडरी कहा है। क्योंकि यहां पर केवल एक एल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी में एक एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है ऑक्सीजन की तरफ।
यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो यहाँ सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, यहाँ 3 कार्बन या एल्काइल ग्रुप है जो शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम होगी, तो इसको हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे बॉन्ड के, और हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर निकाल देगा। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसके पास में ये 2 मिथाइल ग्रुप पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसको थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा हाइड्रोजन को बाहर निकालना। लेकिन जो टर्सरी अल्कोहल है उसको तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इस हाइड्रोजन को रिलीज करने की, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, क्योंकि ये तीनों एल्काइल ग्रुप है यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर डेंसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और OH बॉन्ड नहीं टूटेगा। OH या बहुत ही रेयर चांस होंगे इसके टूटने के। तो हाइड्रोजन का ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटने के कारण इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो अल्कोहल R, मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया था, याद हो तो, कि जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर से, अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं, फिनोल की बात नहीं कर रहा हूं। अल्कोहल आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, वीकर एसिड देन वाटर। इसका मतलब क्या है, यहां आप देख सकते हो, यहां एल्कोक्साइड बना हुआ है RO-, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड। R एल्किल ग्रुप है और ऑक्साइड कहते हैं, ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बन गया एल्कोक्साइड। ये देख सकते हो, अगर एल्कोक्साइड ने अपना हाइड्रोजन दिया हुआ है, अगर ये ROH होता तो ये एसिड होता। ये देखो यहां पर ROH, इसको क्या लिखा गया है, एसिड लिखा गया है। लेकिन जब इसमें से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, RO- बचेगा। तो इसका बेस क्या है, RO-, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, ROH। क्लियर। अगर ये बेस है तो इसको हाइड्रोजन कौन दे रहा है, यहां देखोगे वाटर है, ये H2O, ये वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहां से वाटर क्या कर रहा है, इसको हाइड्रोजन H+ के रूप में सप्लाई कर रहा है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन हुआ, वाटर। वाटर जब अपना हाइड्रोजन इसको सप्लाई कर रहा है ROH को, इसका मतलब ये ROH से ज्यादा एसिडिक है। दिस रिएक्शन शोज दैट द वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर। पानी है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H+, प्रोटॉन क्या होता है, H+, ठीक है, stronger acid है than alcohol. Also in the above reaction we note that the alkoxide ion is a better proton acceptor than hydroxide. अब यहां से ध्यान से देखोगे, इसी का उल्टा अगर हम बात करें तो जो एल्कोक्साइड आयन है वो बेटर हाइड्रोजन लेने वाला होगा, क्योंकि वो जल्दी से ROH बनाएगा। अगर पानी के अंदर आप अल्कोहल या एल्कोक्साइड डाल दोगे, अल्कोहल की बजाय एल्कोक्सिड डाल दोगे, तो एल्कोक्साइड है वो जल्दी से वाटर का हाइड्रोजन ग्रहण कर लेगा, जबकि वो हाइड्रोक्सिल आयन उसको ग्रहण नहीं करेंगे। ROH अगर पानी में डालते हो, एल्कोहल अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन जिनके अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर अगर आप एल्कोहल डालोगे, तो एल्कोहल से हाइड्रोजन निकल करके हाइड्रोक्सिल आयन उसको हाइड्रोजन को नहीं लेंगे, वाटर नहीं बनाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि एल्कोक्साइड है वो स्ट्रोंगर बेस है। जैसे C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड, और हमें दिया हो NaOH, डाल दिया हो किसी के अंदर, तो यहां आपसे पूछा जाए कि सोडियम इथोक्साइड और NaOH में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा।
वो बेस होगा, हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा। NaOH हाइड्रोक्सिल आयन देने वाला है, लेने वाला हाइड्रोजन लेने वाला नहीं है। Alcohol act as a Bronsted bases as well। Bronsted base की तरह ये व्यवहार। It is 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 due to the presence of unshared electron pair on the oxygen। अब आ गया हमारे पास में ब्रोंस्टेट बेस क्यों होता है, क्योंकि इसके पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं जो ये ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं, जो एक अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर इसको बनाते हैं, जो इसको एक अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर बनाते हैं। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। अब आपसे कह दिया जाए कि CH3OH है, मान लो CH3OH आपको दे दे और एक CH3COH दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा बेस होगा, तो बताइए। अच्छा बेस वो होगा जिसके पास में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां आप देखोगे इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, दोनों CH3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट करेंगे, इस कार्बन की ओर। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की ओर, जिसके वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाएगा। यहां से मान लो मैं हाइड्रोजन हटा देता हूं, ये हाइड्रोजन हटा दिया, तो अब इस पे क्या चार्ज आएगा, इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव। दोनों, ये मिथॉक्साइड आयन है, मिथॉक्साइड आयन CH3 है, और ये CH3 दोबारा लिख देते हैं इसको CH3, ये भी क्या है CH3, यहां आ गया C और यहां आ गया O नेगेटिव। तो ये दोनों क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करेंगे कार्बन की ओर। कार्बन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की ओर, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये बेटर प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर बन जाएगा। ये कम एक्सेप्टर होगा तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी कम होगी, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी CH3O नेगेटिव की बेसिक प्रॉपर्टी कम होगी, और जो सेकेंडरी एल्कोक्साइड है इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होगी वो ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा बेस होगा और ये कम बेसिक प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब ये CH3O नेगेटिव है, ये मोर एसिडिक हो जाएगा, मोर एसिडिक होगा किससे, CH3CO नेगेटिव से, CH3CO नेगेटिव से। अब है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब हमारे पास में है एसिडिटी ऑफ फिनॉल, इसको आप समझो। Acidity of phenol, the reaction of phenol with metals sodium, aluminium, sodium hydroxide indicate its acidic nature. The hydroxyl group in phenol is directly attached to the sp2 hybridized carbon of benzene ring, which acts as electron withdrawing group. Due to this, the charge distribution in phenol molecule as depicted in its resonance structure causes the oxygen of OH group to be positive.
अब इसको समझने के लिए आप ये समझो कि तीन तरह की एसिडिक प्रॉपर्टी ये हमारे पास में एसिडिक प्रॉपर्टी है। एसिडिक प्रॉपर्टी इन फिनोल। फिनोल का यदि हम ये OH यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक, दो, तीन, चार। अब होता क्या है, थोड़ा सा इसमें आप प्रॉपर्टी के बारे में समझने के लिए पहले आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझें। हाइब्रिडाइजेशन तीन तरह का है, sp3, sp2 और sp। जितना s करेक्टर ज्यादा होगा, जितना कार्बन में s करेक्टर ज्यादा होगा, उतना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। यहां अगर sp देखें तो ये 25% s करेक्टर है, sp2 में 33% s करेक्टर है और sp में 50% s करेक्टर है। जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ेंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाती है उसकी। तो यहां आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन फिनाइल है, इसका डबल बॉन्ड होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहां से इसके जो लोन पेयर है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। यहां शिफ्ट होगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के पांच बॉन्ड बन जाएंगे, जबकि कार्बन के 5 बॉन्ड बन नहीं सकते। तो क्या होगा, अब ध्यान से देखोगे, यहां डबल बॉन्ड बनेगा। इस डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किसके थे भाई, इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड कहां होगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और बाकी बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड टूट करके यहां इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग जो बनेगी, यहां से नेगेटिव यहां आ गया, इसका मतलब बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड OH आएगा, OH पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहां का बॉन्ड टूट करके यहां आ गया, ये बॉन्ड टूट करके इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले गए और ये बॉन्ड वैसा ही रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और एक नई कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड OH वैसे का वैसे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड यहां था,
इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ शिफ्ट होने के कारण एक बॉन्ड यहाँ बना और नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। इसी प्रकार ये OH पॉजिटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां शिफ्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा और ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन को वापस दे देगा। ठीक है, तो यहां का जो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, एक बॉन्ड हट जाएगा, वापिस सिंगल बॉन्ड बनेगा, O का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, एक बॉन्ड यहां हमने देखा पहले से बना हुआ है, एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा और ऑक्सीजन के पास में अपने वही 4 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। तो ये एक नई स्ट्रक्चर बन जाती है, नई कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस तरह से 4 1 2 3 4 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती है जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करेगी। देख सकते हो यहाँ पे ये OH का था, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये यहां शिफ्ट हुआ, इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसमें देखोगे आप द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे reaction with aqueous sodium hydroxide indicates that the phenol are stronger acid than alcohol and water। तो ये अल्कोहल और वाटर से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। Let us examine how a compound in which hydroxyl group attached to an aromatic ring is more acidic than one in with hydroxyl group is attached to an alkyl group। The ionization of an alcohol and phenol takes a place। यहाँ देख सकते हो ROH है, अल्कोहलिक ग्रुप है, इसको जब हम रिलीज करेंगे तो RO नेगेटिव बनाएगा और H+ बनाएगा। क्लियर। फिनोल को भी अगर हम देखें तो फिनोल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी, अगर आप ये फिनोल है, फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी में भी आप देखोगे फिनोक्साइड आयन बनाता है, हाइड्रोजन प्लस देता है। लेकिन जो फिनोल है, इस फिनोल का जो फिनाइल ग्रुप है C6H5 ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें देखोगे बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन से भी बॉन्ड खींच लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बॉन्ड क्या खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो ये हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देगा, ये इस हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देगा। तो यहां पर पोलैरिटी होती है वो घट जाती है, सॉरी पोलैरिटी, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की पोलैरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की पोलैरिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हाइड्रोजन को त्यागना या छोड़ना आसान हो जाता है और आसानी से ये एल्कोक्साइड बना लेता है। और क्योंकि एल्कोक्साइड बनेगा तो एल्कोक्साइड के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, जो भी OH में हमने देखी थी, वो भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। एल्कोक्साइड में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती है, केवल एक RO नेगेटिव बनता है। लेकिन फिनोक्साइड आयन, ये कौन सा है, ये हमारा फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड। तो ये जो फिनोक्साइड आयन है इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और इसमें जो नेगेटिव चार्ज आप यहां देखोगे एल्किल हैलाइड, सॉरी एल्कोक्साइड के अंदर, एल्कोक्साइड के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, वो वहीं पड़ा रहता है। लेकिन फिनोक्साइड के अंदर, फिनोक्साइड के अंदर
यहाँ देखोगे ये फिनोक्साइड है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है आप देख सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है। जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज था, ये देखो ऊपर की तरफ ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है और वापस यहाँ पहुंच गया। तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन होने के कारण, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनने के कारण फिनोल का जो फिनोक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी कारण से ये आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है। क्लियर? ठीक है। अब आगे देखो, अगर मान लो इस फिनोल पर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो, इस फिनोल पर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो, यहां देख सकते हो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। सब्स्टिट्यूटेड फिनोल, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हो, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, जो इस बेंजीन रिंग के साथ में, मान लो इस बेंजीन रिंग के साथ यहां मैं NO2 ग्रुप जोड़ दूं, तो क्या होगा? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इस ऑक्सीजन पे भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी और वो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ठीक है। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच अ ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अगर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट बढ़ जाएगा अगर ये ग्रुप इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होगा। NO2 ग्रुप यदि इसके पैरा या ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो और भी इसके इफेक्ट को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है, इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकेलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको ये दिखाया, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो चार्ज है वो डीलोकेलाइज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ वो कह रहा है, ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हो तो क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप कौन सा था? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप था। लेकिन इसकी जगह यदि कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, जैसे यहां पर मान लो इसको, मान लो यहां पर मैं CH3 ग्रुप जोड़ दूं, तो ये किस तरह का इफेक्ट दिखाएगा? ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इस रिंग के अंदर, रिंग शिफ्ट करेगा फिर ऑक्सीजन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर बढ़ जाएगी, फिनोक्साइड के ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी तो क्या इसको जरूरत पड़ेगी कि OH बॉन्ड को तोड़े? तो इसको OH बॉन्ड को तोड़ने की आवश्यकता कम होगी, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी घट जाएगी। जैसे यहां देखोगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। दूसरा ये इसमें यहां पे आपको नीचे वाली लाइन थोड़ी सी देखें आप। In general, do not favor the formation of phenoxide ion resulting in decrease in acidic strength. In general, do not favor the formation of phenoxide ion resulting in decrease in acidic strength. तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्रिसोल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आर लेस एसिडिक देन फिनोल। क्रिसोल है वो लेस एसिडिक है फिनोल की अपेक्षा। ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और आपने पैराक्रिसोल देखा होगा। तो क्रिसोल्स हैं वो सारे के सारे लेस एसिडिक होते हैं अगर उनके साथ में
नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां देखोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फॉर्मूला इसका दे रखा है C6H4OH ONO2 ग्रुप। ये कहां जुड़ा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो उसके pKa की वैल्यू आप देख सकते हो 7 पॉइंट। pKa क्या होता है? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka, ठीक है। pKa यहां 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 देखोगे आप इस कोने पे यहां क्या लिखा हुआ? द एसिड पीकर 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 द एसिड। pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिड उतना ही वीक होगा। तो यहां आप इसमें देख सकते हो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों की आप कंपैरिजन करें तो इसमें देखोगे मेटानाइट्रोफिनॉल 8.3 है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल 7.2 है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है? एसिडिक प्रॉपर्टी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की ज्यादा हो। पैरानाइट्रोफिनॉल भी देख सकते हो, पैरानाइट्रोफिनॉल की 7.1 है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है। फिनॉल की 10.0 है, इसका मतलब ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे मेटा हो, चाहे पैरानाइट्रोफिनॉल हो, इन सभी की अपेक्षा कम एसिडिक है। लेकिन ऑर्थोकिसोल आप देखोगे, ऑर्थोकिसोल में क्या होता है? CH3 ग्रुप जुड़ जाता है। इसको ऐसे देखो, बेंजीन रिंग बनाओगे और यहां पर अगर मैं CH3 ग्रुप जोड़ दूं, यहां OH ग्रुप जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोकिसोल बन जाएगा। अगर यही CH3 ग्रुप इसकी मेटा पोजीशन पे जोड़ दोगे, यहां जोड़ दो CH3 ग्रुप, तो ये बन जाएगा मेटाक्रिसोल। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। जितना ये OH के पास में होगा उतना इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम होगी। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे होगा तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। मेटाक्रिसोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोक्रिसोल एंड मोर देन पैराक्रिसोल। इथेनॉल की जो pKa की वैल्यू है वो 15.9 है। तो इन सभी में सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी होती है पैरानाइट्रोफिनॉल की। pKa की वैल्यू जिसकी कम होगी, pKa की वैल्यू जिसकी कम होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। और इथेनॉल की pKa की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ही कम होगी। अब हम दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं, OH बॉन्ड का टूटना। OH बॉन्ड का टूटना जिसमें आएगा हमारे पास में एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब है एस्टर का बनना, एस्टर का बनना। एस्टर कैसे बनता है? ये भी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ये भी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। चाहे फिनोल हो चाहे एल्कोहल, AROH, ये इसको समझो, ये AR किसको बोलते हैं? बेंजीन को, फिनाइल ग्रुप को, एरिल ग्रुप को। AROH हो या ROH हो, ये जब एसिड के साथ में RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मान लो ये है, R डैश लगा देता हूं, तो AROCO R डैश बनाएगा। या अगर ROH यहां से लोगे तो ये बनाएगा R डैश COOR। ये OR एल्कोहल ग्रुप का है, आप जानते हो।
कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, लेकिन यहां पर जब फिनोल की अल्कोहल की क्रिया करवाते हैं तो ROH या H ये हाइड्रोजन आयन देगा और यहां से हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकलता है। इसका R-CO और अल्कोहल का RO ग्रुप इसके साथ अटैच होगा और एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टर बनता है और ये रिएक्शन H+ मतलब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में होती है। अगर हम ROH या AROH मतलब अल्कोहल या फिनोल की रिएक्शन किसी एसिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो भी एस्टर बनता है पिरिडीन, और साथ में HCl बनता है। ये HCl क्या करता है, इस रिएक्शन को आगे नहीं होने देगा, तो इससे HCl को हटाने के लिए पिरिडीन एक बेस के रूप में डाला जाता है। यहाँ पिरिडीन का काम क्या है, पिरिडीन इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। यहाँ पिरिडीन का काम क्या है, यहाँ पिरिडीन है एज अ बेस रिएक्ट करती है जो HCl को न्यूट्रलाइज कर देगी और रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसलिए पिरिडीन डाला जाता है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा भी होगा, द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द presence of a base pyridine so as to neutralize HCl which is formed during the reaction. It shifts the equilibrium to the right hand side. Equilibrium को right hand side की तरफ मोड़ देता है।